चलिए ध्यान से सुनिए। आज का टॉपिक हमारा यूजीसी नेट पर आधारित है और ये मेडिकल सोशल वर्क को भी रिलेट करा सकता है। हमारा आज का टॉपिक, ये जो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूनिट नंबर 8 का जो है पॉइंट्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं, यानी उसके सिलेबस आपके सामने ओपन है। तो शुरुआती दौर में अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 8 में, तो आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान, यानी भारत का संविधान। फिर उसके बाद आपको मिलेगा सामाजिक न्याय, यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि पहला पॉइंट में भारत का संविधान, दूसरे पॉइंट में सामाजिक न्याय, और ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे मानवाधिकार को लेकर। तो भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आपका रिकॉल हो जाए वो सारी की सारी चीज़ें। भारतीय संविधान में आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा विशेषता कौन कौन सी है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आप अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं और परीक्षा में ये आया भी है कई बार। तो भारतीय संविधान की विशेषता यदि आपको पता है तो आप आसानी से एक प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं बता चुका हूँ, लिखित संविधान है, विशाल संविधान है, संसदीय शासन प्रणाली है ना, डीपीएसपी का एक एलिमेंट यानी तत्व इसके अंतर्गत शामिल भी है। ठीक है, कुछ कई विशेषताएं हैं जो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ इसके संदर्भ में। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कुल मूल रूप से याद रखना है 395 आर्टिकल हैं, ये बात पता होगी आप सभी लोगों को, और 8 अनुसूचियां हैं। अनुसूची थी बेसिकली, अब तो ये परिवर्तित हो गई मूल रूप से, और 12 क्या थे, भाग थे, ये डिवाइड किया गया था। ठीक है, परंतु आज वर्तमान में हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो आपको पता है कि 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं और आर्टिकल 465 प्लस है। ये आर्टिकल आज के वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में जैसे राज्य के प्रशासन से संबंधित जो उपबंध है वो बेसिकली अमेरिका से डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूँ राज्य का प्रशासन को लेकर, अमेरिका से डिफरेंट है। तो राज्यों ने अपने अपने संविधान अलग से बनाए हैं, है ना। इसका मतलब है कि भारत संविधान में इसी व्यवस्था में कनाडा का अनुसरण करता है, यानी संघीय जो शासन प्रणालियां हैं वो प्रणालियां कनाडा से ली गई है। जैसा कि मैं लास्ट टाइम में बताया भी था, स्रोत है ना, रिसोर्सेज भारतीय संविधान, वो याद रखना है। और भारत शासन एक अधिनियम है। बता सकते हैं आप लोग कि भारत शासन अधिनियम कौन सा वर्ष का है? 1935, बिल्कुल सही जवाब। यह आपको ध्यान रखना, लगभग 250 प्लस जो बेसिकली आर्टिकल्स हैं वो लिए गए हैं भारत शासन एक्ट के अंतर्गत, आप ऐसा कह सकते हो। या जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो 250 प्लस हैं जो भारत शासन अधिनियम के तहत आते हैं, याद रखेंगे। फेमस शब्द है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग से संबंधित कौन सा भाग है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा वो भाग 16। कौन सा भाग मिलेगा? 16, जहां एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है, ये भाग आपको देखने को मिल सकता है, ओबीसी। तो इसके संदर्भ में ये बात जरूर याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में बन जाता है। भाग अगर हम बात करते हैं, जैसे आप सभी को भली भाग तरीके से पता है 17 भाग को लेकर, और इस 17 वाले भाग में याद रखना है आप लोगों को
भाषा के संदर्भ में, ठीक है, भाषा या राजभाषा के संदर्भ में बातें बताई गई हैं, राजभाषा के संदर्भ में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक पांचवी सर अनुसूची आपसे पूछा जाता है, हाँ जी बताइए। सर ये जो मूल संविधान में सर 22 भाग थे, अभी 25 है। सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी, 22 भाग थे, अभी वर्तमान में 25 है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा माइंड से स्किप हो गया है ना, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा आगे देखिए, मैं बात कर रहा था आपसे कौन सी चीज, भाग सर अनुसूची और 5 भाग 6 को, है ना, यही बात कर रहा था, भाग 5 और भाग 6 यानी 5 और 6। ये आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा कि ये अनुसूचित क्षेत्र से और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से, यानी अनुसूचित जाति का जो एरिया है ये पेपर में आ चुका है, और अनुसूचित जनजाति की जो एरिया है ये, इससे संबंधित कौन कौन से भाग हैं, तो आप बता दीजिएगा कि 5वां और 6ठा भाग है। ये परीक्षा के लिए आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है। वहीं हम लोगों ने फंडामेंटल राइट देखे थे। फंडामेंटल राइट भाग 3 की अंतर्गत बात कही गई थी, जिसमें आर्टिकल हम लोगों ने देखा था 12 से लेकर 35 आर्टिकल, ठीक है। तो ये याद थोड़ा सा रखिएगा कि जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है, फंडामेंटल राइट से है, जिसमें 12 to 35 आर्टिकल कवर होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, भाग 4 के बारे में, डीपीएसपी के लेकर, तो यहाँ आर्टिकल आपको 36 से लेकर 51 तक है। ये बेसिकली नीति निदेशक तत्व है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। तो ये याद रखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तय है कि आप लोगों को जून 2025 में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में बात आप लोगों से कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट मीन्स मौलिक कर्तव्य। ये इस मौलिक कर्तव्य में हालांकि मूल रूप से 10 थे, आज वर्तमान में 11 है, जिसमें आप भाग 4 का मेंशन करते हैं, इसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 4 का ए आप मेंशन करते हैं, और इसमें जो आर्टिकल 11 टच करता है वो 51 का ए के नाम को संबोधित करता है या उसका उल्लेख करता है। बेसिकली ये 42वां एक संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और उस समय ये बेसिकली जो रूस से संविधान लिया गया फंडामेंटल ड्यूटी, और उसी के अंतर्गत इसमें संशोधन करके एक आर्टिकल जोड़ा गया, और जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता, अभिभावक अथवा संरक्षक अपने बच्चों की शिक्षा दिलाने के लिए उनको अवसर उपलब्ध कराएंगे, और इसी वजह से बेसिकली 11 बताया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, 10 से बढ़ के 11 हो गए। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसके संदर्भ में ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। आपातकाल के दौरान में मैंने आपको 3 आर्टिकल्स बताए थे, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपातकालीन शक्तियों से भी सवाल परीक्षा में बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं केवल आपको रिकॉल करवा रहा हूँ यूनिट नंबर 8 का, ठीक है, और ध्यान से केवल आपको बस, है ना, परीक्षा नज़दीक है। तो एक 352 आर्टिकल आता है, और एक आता है 356, 4 प्लस करना है ना, अगेन 4 प्लस करना है, 4 कितना हो गया, 60, 360। बात समझ में आ रही है ना, बताइए एक बार, 360। ये 3 तरीके की शक्तियां हैं, वाह्य युद्ध आक्रमण का, अगर जहाँ पे
बताया जाता है उत्पन्न होने वाला संकट, तो वो 352 बताया जाता है। संवैधानिक तंत्र अगर मान लीजिए विफल हो गया, उसके कारण अगर कोई उत्पन्न होने वाला संकट होता है, तो उसको कहा जाता है 356 नंबर का ये आर्टिकल्स है। अब मान लीजिए देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाए, यानी एक प्रकार से फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ हो जाए, खतरे में आ जाए, तो वो कहा जाता है कि वो 360 नंबर का आर्टिकल्स है ना। ये तो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रस्तावना से मैं भी एक सवाल बना सकता है। प्रस्तावना बेसिकली अगर आया भी है तो खासकर एक शब्द है पास, बहुत ही फेमस शब्द है, हर साल सवाल बनता ही है, पंथ निरपेक्ष अखंडता समाजवाद। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा प्रस्तावना को लेकर, है ना। बाकी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले से, है कि नहीं। ध्यान रखना है आपसे कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो रूस से लिया गया है। और एक शब्द ध्यान रखना है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो क्या बताना चाहोगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल आपका ये सही जवाब है। आप लोग देखते हो ना, संविधान में संशोधन होता है, तो ये जो संविधान संशोधन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका से लिया गया। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया मैडम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इसके संदर्भ में। स्टेटमेंट है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं पहले। प्रस्तावना में जैसे न्याय शब्द है, ध्यान रखना है, स्वतंत्रता शब्द है, समता शब्द है ना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछता है कि निम्न में से बताइए न्याय को लेकर कौन सा शब्द संबोधित कर रहा है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समानता को, स्वतंत्रता को लेकर प्रतिष्ठा, अवसर जैसे शब्द आ जाते हैं। तो इस तरीके के शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा प्रस्तावना के संदर्भ में, यानी उद्देशिका के संदर्भ में, है ना। परीक्षा में आता है कि बताइए संविधान का अंगीकरण तिथि कौन सा है। और अंगीकरण तिथि जब परीक्षा में बना दिया जाए तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना में संविधान लागू होने की तिथि जो उल्लेख है ना, वही बताना है, अंगीकृत वाली तिथि। तो आप लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ा होगा 26 नवंबर 1949 शब्द, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर एक बार देख लीजिएगा। यह संविधान अंगीकरण की तिथि मानी जाती है, अंगीकरण की तिथि मानी जाती है। और ये तिथि आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, परीक्षा के लिए आपके इम्पोर्टेंट होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे उजागर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। भाग 4 में जैसे आर्टिकल देखो रिलेट कराता है गांधीवादी, एक आर्थिक और समाजवादी और एक उदारवादी, ठीक है। इसके अंतर्गत आपसे ये नहीं पूछेगा कि उदारवादी सिद्धांत में, ठीक है, कौन कौन सी बातें आती हैं, गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन सी बातें आती हैं। थोड़ा थोड़ा सा बेसिकली क्या आपसे उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत जैसे आर्टिकल 44 है, 45 है, आर्टिकल 50 है, कार्यपालिका न्यायपालिका का क्या होता है वहाँ पे सेपरेशन, मतलब पृथक्करण होता है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 50 है, वो भी उदारवादी का पार्ट है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत में इन्वायरमेंट को लेकर रिलेट करता है, पर्यावरण को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर, ठीक है, 48 में। तो ये गांधीवादी का पार्ट आएगा, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। और राज्य कामकाज की न्याय शक्ति, अभी कल पेपर में मैं करवा रहा था आप लोगों से, वहाँ पे भी बताया था, तो वो शब्द भी याद रखेंगे, आर्टिकल 40, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में। यह हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ये देखो कल 14 मिनट में मैंने आपको ओवरव्यू दिया है और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात किया आप लोगों से, आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत मददगार साबित होगा। बस आप उसी चीज़ों को एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जितना चीज़ें बताया है। हम लोगों ने इसके बाद फिर पढ़ा था सामाजिक न्याय को लेकर, है कि नहीं।
एक बार इस पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है सामाजिक न्याय में। देखिए, सामाजिक न्याय की सबसे पहली बात तो आपको परिभाषा याद रखनी पड़ेगी कि सामाजिक न्याय की परिभाषा होती क्या है। क्या आप बता सकते हैं सामाजिक न्याय की परिभाषा, प्लीज? अरे भाई, क्या सामाजिक न्याय की परिभाषा आपको नहीं पता है? एक ऐसा सर सभी को सामाजिक न्याय सिद्धांत है जो सभी लोगों के लिए समान अधिकार, अवसर और व्यवहार सुनिश्चित करने के बारे में बताता है, सभी लोगों के लिए। यहाँ परिभाषा केवल आप सभी लोग जोड़ दीजिए कीवर्ड को लेकर। अब इन सभी लोगों के लिए किन किन चीज़ों की बात करेगा भाई? समान अधिकार की बात करेगा, यानी समान राइट, अपॉर्चुनिटी भेदभाव यानी रहित अवसर की बात करेगा, और समानता की भे- बात। अच्छा, समानता तो हो ही है। आप भेदभाव व्यवहार रहित सुनिश्चित सर। करता है, व्यवहार सुनिश्चित करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तीन वर्ड सभी लोगों पर बेसिकली इक्वलिटी की भावना को दर्शा रहा है ना। तो जब आप नागरिकों को सामाजिक, भौतिक और राजनीतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण करेंगे तो वही तो सामाजिक न्याय बन जाता है। और ये आपको परिभाषा पता होना चाहिए, परीक्षा नज़दीक है तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। सामाजिक आयाम के सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम लोगों ने आयाम देखा था। आयाम का मतलब है डायमेंशन, याद होगा आप लोगों को। सामाजिक न्याय का आयाम, परीक्षा में ये भी सवाल बनाया जाता है या बना भी सकता है। तो देखो, इसके आयाम पर बात अगर हम लोग करते हैं तो इसको कई भागों में बेसिकली डिफाइन भी किया गया है, सामाजिक न्याय के आयाम को। तो इसमें एक आप कहिएगा कानूनी, औपचारिक और प्राकृतिक न्याय शब्द शामिल किया गया है, ठीक है। आयाम बेसिकली सामाजिक न्याय की जो आयाम है वो न्याय के विविध प्रकार बताते हैं, एक प्रकार से न्याय के विविध प्रकार बताते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि एक जो इसका आयाम है वो है कानूनी, औपचारिक और प्राकृतिक न्याय, ये है। दूसरा एक आयाम आता है, अच्छा ये देखो अलग से भी आ सकता है, कानूनी औपचारिक भी आ सकता है, प्राकृतिक न्याय अलग से आ सकता है, एक में भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। एक आता है, अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीन तरीके का न्याय भी होता है। अच्छा देखो, सामाजिक न्याय क्या होता है, अभी अभी आपको पता भाई, स्त्री पुरुष, काले गोरे, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पे किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब यही था कि भैया ये सामाजिक न्याय है। अच्छा, जो परिभाषा है वही सामाजिक न्याय का, यहाँ पे आयाम में भी वही चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो, सिमिलर है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अलग नहीं है। एक आता है आर्थिक न्याय। अच्छा, आर्थिक न्याय भी आप पढ़ चुके हो भाई। मान लीजिए उत्पादन की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति दूसरे के जीवन को नियंत्रित कर रहा है या उससे मनमानी शर्तों पर काम कराने की शक्ति। जिसे मैं आपसे कहूँ, किसी व्यक्ति को आप ना ये कहो कि भाई आपके आधार पे काम करे, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंसी आप उसको नहीं दे रहे हो, ठीक है, इंडिपेंडेंसी आप उसको नहीं दे रहे हो, यानी आप अपने पावर, अपने शक्ति का प्रयोग करके काम कर रहे हो, तो उस क्रिया को सबसे पहले रोकना। अच्छा, अगर आप ऐसा करोगे तो उसकी आर्थिक जो क्षमता रहेगी वो डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि अपनी अपनी योग्यता और परिश्रम के अनुसार उचित लाभ और पुरस्कार प्राप्त करने का आपको अवसर है। भाई अपने अपने अनुसार जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आप काम करोगे तो आप उसमें अच्छी चीज़ें डेवलप भी कर सकते हो, और जब आप डेवलप करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो, और आपको लाभ भी मिलेगा, यानी आपको अवसर एक प्रकार से मिलेगा और अपनी आय बढ़ा सकते हैं आप। यह ऐसे ही हो पाएगा जब आप अपने
जहाँ आपको जिस काम में मन लग रहा है उस काम को अगर अच्छे से करेंगे तो आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, और ये बेटर चीज़ है। तो इससे एक प्रकार से क्या होता है, ये हम लोग इसको बोलते हैं कि ये आर्थिक न्याय होता है ना। एक होता है राजनीतिक न्याय। देखो, ये जो राजनीतिक न्याय है ये सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है बेसिकली, है ना। अब सबको प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर है। भाई राजनीति में ऐसा थोड़ी ना है कि जो प्रधानमंत्री बन गए या मुख्यमंत्री बन गए उनकी हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, उनका पुत्र फिर उनका पुत्र बनेगा, ऐसा नहीं है। ये बताने का प्रयास करता है कि प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर है, अधिकार है, आप सभी लोगों को प्राप्त है। ठीक है, सत्ता प्राप्त करने का मार्ग सबके लिए ओपन है, खुला है। सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग सबके हित को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर ध्यान में नहीं बनाया जाता है। कोई भी लाभ, अब कोई भी योजना आ रही है या कोई प्लान आ रहा है, कोई नीति संदर्भ में बनाई जा रही है, तो वो सबके लिए, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, कहने का भाव यही है। तो ये था एक अच्छा, ये देखो अलग अलग भी आ सकता है, ये आयाम अलग अलग भी आ सकता है। और एक होता है, अगर हम बात करते हैं तो प्रक्रियात्मक न्याय, और दूसरा होता है तात्विक न्याय। ठीक है, ये शब्द आप लोग ध्यान रखें। तो ये बेसिकली न्याय को एक प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये न्याय का कहीं ना कहीं आयाम है या डायमेंशन है। इसी के संदर्भ में एक शब्द हमें देखने को मिलेगा, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट हम लोग बोलते हैं। परीक्षा में एक सवाल आता है, किसी किसी वर्ष में आता भी नहीं है, कभी कभी आ भी जाता है। सशक्तिकरण तो कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मैं कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप इसे पढ़ें तो क्या पढ़ें इसमें। देखिए, सशक्तिकरण आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, सामाजिक न्याय में व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामुदायिक सशक्तिकरण को लेकर बात कही गई है। तो सोशल जस्टिस में जो एम्पावरमेंट है वो दो तरीके की है, और आशा भी करता हूं कि आप लोगों को पता भी होगा। एक होता है सामुदायिक सशक्तिकरण, और दूसरा जो होगा वो क्या होता है, व्यक्तिगत सशक्तिकरण। अब ये दोनों बातें थोड़ा सा समझ लीजिए, है क्या ये, है ना, ये दोनों बातें क्या क्या है। देखिए, जो व्यक्तिगत सशक्तिकरण होता है, नाम से स्पष्ट है भैया कि एक व्यक्ति को जब आप न्याय दिलाने की बात करते हैं, चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, जेंडर इत्यादि के आधार पे सुधार करते हो, बेसिकली उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, तो वो व्यक्तिगत हो जाता है ना, वो व्यक्तिगत हो जाता है। लेकिन यदि आप सामूहिक समुदाय सशक्तिकरण, विश्व भर में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन या समुदाय है जो समुदायों को मजबूत बनाने के लिए कार्य करता है, तो सामुदायिक सशक्तिकरण मतलब क्या हुआ कि आप ट्रेनिंग देकर उनको, या फिर उस समुदाय में शोध करके यानी रिसर्च करके उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो वो कम्युनिटी के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से करेंगे, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो वो पार्ट आपका क्या कहलाएगा, सामुदायिक सशक्तिकरण कहलाएगा। ये शब्द आप जरूर ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये था सामाजिक न्याय के अंतर्गत सशक्तिकरण के दो पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब देखिए, आगे हम बात करते हैं। एक शब्द हमारे सामने आता है, सिविल सोसाइटी की भूमिका। आप जानते हो सिविल सोसाइटी क्या होती है? हालांकि गवर्नमेंट से संबंधित रूप है, एक प्रकार का रोल है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है सिविल सोसाइटी क्या होती है? प्लीज, किसी भी बच्चे को अगर पता है तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं भाई, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं। सिविल सोसाइटी
देखो ये तो बहुत गलत है। देखो सिविल सोसाइटी का मतलब यह है कि एक स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के समूह से है। आप ये कह लीजिए कि कोई जो सिविल सोसाइटी है, जो सिविल सोसाइटी ये शब्द है, इस शब्द में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आप ना याद रखें सामाजिक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए। दूसरा एनजीओ याद रखिए, यानी गैर सरकारी संगठन। ठीक है, अब ये संस्था भी आप यहाँ पे सिविल सोसाइटी में नोट कर सकते हैं। तो संस्था, एनजीओ, संगठन, ठीक है, इनके मदद से समूह में कार्य होता है और ये जो कार्य होता है समाज के कल्याण और विकास में योगदान देने के लिए होता है। तो एनजीओ भी यही काम करेगी, समाज के कल्याण का काम करेगी और उसके विकास का काम करेगी। संगठन भी यही काम करेगा, संस्था भी यही काम करेगी। तो इसका मतलब है कि सिविल सोसाइटी है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ नागरिक अपनी भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकता है। फिर सुनो, मैंने कहा कि नागरिक अपनी भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक नीति को प्रभावित कर सकता है, सामाजिक परिवर्तन कर सकता है। वह क्रिया सिविल सोसाइटी होती है। ठीक है, तो कोई अगर मान लीजिए समस्या है, समस्या से समाज को लेकर हो या आर्थिक समस्या या पर्यावरणीय समस्या हो, उन समस्याओं को हल करने के लिए कौन काम करता है? एनजीओ काम करती है। संगठन मैंने बताया, जैसे मैंने कहा सहकारी संगठन, जैसे ये संगठन क्या होता है, लोगों को एक साथ काम करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल देता है। एक साथ काम करने के लिए, मतलब वीक फीलिंग की भावना बनी रहे, सिविल सोसाइटी का पार्ट है। नागरिक समूह भी आप शामिल कर सकते हैं। भाई समूह में क्या होता है कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको लेकर आवाज़ उठाते हैं, एक प्रकार से सोशल मूवमेंट करते हैं या एक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली दर्शाती हैं। अच्छा, सिविल सोसाइटी से फ़ायदा क्या होगा? ये सिविल सोसाइटी बनाने से सोशल वर्करों को क्या बेनिफिट होगा? तो मैं कहूँगा कि देखो, एक तो लोकतंत्र मजबूत होगा। भाई ये बात तो समझ में आ रही होगी ना आपको, लोकतंत्र क्या होगा? मजबूत होगा सिविल सोसाइटी से। ठीक है, भागीदारी बढ़ेगी, सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करके लोकतंत्र मजबूत कर सकती है सिविल सोसाइटी। अच्छा, दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि सामाजिक न्याय भी बढ़ेगा, ये बेनिफिट का पार्ट हो जाएगा। विकास को बढ़ावा मिल जाएगा, भाई विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चला सकता है ये एनजीओ, ये सहकारी संगठन, ये संस्थाएं योजनाएं वगैरह ला सकती है, प्रोजेक्ट वगैरह ला सकती है सिविल सोसाइटी में। तो आप कह सकते हो विकास को बढ़ावा मिल सकता है, इसमें विकास को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, सिविल सोसाइटी और देखो काम क्या कर सकती है। सिविल सोसाइटी से ना पर्यावरण का रक्षा भी हो सकती है, इन्वायरमेंट का क्या हो सकता है, रक्षा भी किया जा सकता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देकर पर्यावरण की हम रक्षा कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अधिक कार्य करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को, उसकी रक्षा कर सकते हैं सिविल सोसाइटी के अंतर्गत। तो बात समझ में आई? सिविल सोसाइटी, बोलिए। जी सर। तो ये थोड़ा सा देखो इम्पोर्टेंट हो सकता है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे, है ना, भूलिएगा नहीं। सिविल सोसाइटी का पार्ट है ये, तो परीक्षा में ज़रूर आप लोगों को देखने को मिल सकता है या पूछा भी जा सकता है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो नागरिक समाज है वो कौन से क्षेत्र को टच करता है। नागरिक जो क्षेत्र है वो नागरिक समाज को, समाज के कौन से क्षेत्र को ये टच करता है? तो याद रखिएगा, एक तीसरा क्षेत्र होता है नागरिक समाज। कहीं कहीं इसे नागर समाज भी कहा गया है। नागर समाज, नागरिक समाज, बात दोनों एक ही है,
अलग अलग नहीं है। तो समाज का तीसरा जो क्षेत्र है वो नागरिक समाज है। ये परीक्षा में एक बार केवल आया है और रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो याद रख लीजिए आप लोग, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि नागरिक समाज का, समाज का कौन सा क्षेत्र है? नागरिक समाज को समाज का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है भाई, बेसिकली सरकार और व्यवसाय से ये अलग है। इसमें जानते हैं परिवार और निजी क्षेत्र शामिल होते हैं, है ना। इसमें परिवार और निजी क्षेत्र बेसिकली शामिल होते हैं, इसलिए बोला गया है कि नागरिक जो है ये शब्द तीसरे पार्ट को रिलेट कराता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है? बता दीजिएगा एक बार। जी सर। हाँ, यस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ टॉपिक आपका सामाजिक न्याय का जो पॉइंट्स थे ये भी होते हैं समाप्त, है ना। सामाजिक न्याय का पॉइंट होता है समाप्त। अब आ जाते हैं हम लोग मानवाधिकार पर। ठीक है, अब यहीं से हमारे टॉपिक है। आधे घंटे की क्लास में अभी हम लोग ने जो डिस्कस किया है वो विगत दिनों में जो क्लास हुई थी सामाजिक न्याय और उसके संदर्भ में, साथ ही साथ भारतीय संविधान, तो वो हमने कवर किया है केवल मेन पॉइंट को। अब आप सर एक चीज पूछनी थी सर। बोलिए। और एक सर इसको स्वैच्छिक क्षेत्र भी कहते हैं ना सर, तीसरा क्षेत्र को नागरिक समाज को? कौन सा क्षेत्र? कौन सा? स्वैच्छिक क्षेत्र सर, वॉलंटियर एरिया। हाँ, आप तीसरा क्षेत्र के नाम से भी संबोधित कर सकते हो, स्वैच्छिक वॉलेंट्री एरिया। सिविल सोसाइटी को ही एक दूसरा नाम से संबोधित कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा सर, इसमें स्वैच्छिक क्षेत्र में और स्वैच्छिक संगठन में क्या डिफरेंस है सर? थोड़ा सा एक शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिएगा सर। देखो, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। देखिए, एक सिविल सोसाइटी के अंतर्गत जैसे एनजीओ और स्वयंसेवी जो संगठन होते हैं, जहां समुदाय और नागरिक भागीदारी होती है, उस प्रक्रिया में हम लोग उसे स्वैच्छिक संगठन का नाम देंगे, है ना। उसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्वैच्छिक संगठन। स्वैच्छिक एरिया कहिए या स्वैच्छिक संगठन कहिए, है ना, दोनों में डिफरेंट नहीं है। आप क्षेत्र को लेकर जब बात करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, जब आप क्षेत्र को लेकर बात करेंगे तो उस क्रिया में आप स्वैच्छिक एरिया या क्षेत्र को कहेंगे, क्योंकि स्वैच्छिक हमेशा निजी चीजों को दर्शाता है। भाई, इच्छा, इसे आप बोल सकते हो ना, निजी इच्छा के अनुसार होने वाला कार्य, निजी इच्छा के अनुसार होने वाला कार्य या निजी इच्छा से संबंधित है कि नहीं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? स्वैच्छिक या स्वयंसेवक या स्वयंसेवी। अब आप एरिया या संगठन जो भी चीजें रिलेट करेंगे उसमें आप जोड़ दीजिए। स्वैच्छिक का मतलब केवल निजी से दर्शाना है। बात समझ में आई? जैसे मैं दोनों का मतलब स्वैच्छिक, जैसे आपने, आपका एक सवाल बना, जैसे ये देखो, स्वैच्छिक का मतलब समझ में आया। अब सवाल यहाँ पे मैंने कहा कि स्वैच्छिक ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, तब आप कैसे बोलोगे? क्योंकि स्वैच्छिक आपको पता है निजी इच्छा। अब बात आ गई संगठन को इसमें जोड़ दिया, तो आप ये बोल दीजिए कि ऐसा कोई समूह या संगठन जो लोगों के इच्छाओं या स्वैच्छिक प्रयासों पर आधारित है, लोगों के प्रयासों पर आधारित है, और आम तौर पर किसी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन का परिभाषा बन गई। तो आप यहाँ पर इन शब्दों को जोड़कर यही बोलिए कि किसी सामाजिक यानी सोशल, किसी कल्चरल यानी सांस्कृतिक, किसी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक उद्देश्यों को बढ़ाना, उद्देश्यों को
बढ़ाना क्या कहलाता है? स्वैच्छिक संगठन कहलाता है। बात समझ में आया? बोलिए भाई, अब इतना। जी सर, जी सर, जी सर, जी तो सर। ऐसे समूह के रूप में परिभाषित हम लोग इसको कह सकते हैं या इसको बोल सकते हैं। तो स्वेच्छा से आधारित आता है। अब जहाँ व्यक्ति मानदंड का पालन कर रहा है, सार्वजनिक लाभ के लिए, सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आ रहा है, स्वेच्छा से, तो वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि मानव अधिकार क्या होता है। मानव अधिकार, क्योंकि देखो परीक्षा में ये आया हुआ सवाल है, मानव अधिकार। अब ये आप सभी को पता है भाई, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ना मालूम हो मानव अधिकार। हर व्यक्ति के लिए जन्मसिद्ध और अछूते अधिकार हैं, जो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो मानव है कि नहीं? तो देखिए, मेरा कहने का भाव ये है कि किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, जेंडर, भाषा या किसी भी अन्य स्थिति के बावजूद लागू होते हैं। तो आपको मानवाधिकार में कहता है जीवन की स्वतंत्रता, आपको मानवाधिकार देता है स्वतंत्रता। मतलब स्वतंत्रता किस प्रकार के? बोलने की आज़ादी, ठीक है, और संघ बनाने की आज़ादी, चलने फिरने की आज़ादी, ठीक है, इस तरीके के शब्द, ये मानवाधिकार हैं आपके पास, ये अधिकार है। मानवाधिकार में सुरक्षा की स्वतंत्रता भी है, मानवाधिकार में समानता की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है। मानवाधिकार किसी व्यक्ति को जन्म के साथ ही उसे प्राप्त होता है और उन्हें किसी भी व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता है। आप मानवाधिकार थोड़ी छीन सकते हो, नहीं छीन सकते हो। तो जन्म सिद्ध अधिकार है वो। मानवाधिकार दुनिया भर के सभी लोगों के लिए लागू होता है, चाहे वे किसी भी देश में रहते हो या किसी भी समूह में रहते हो। तो सर्वव्यापी है। मानवाधिकार क्या है? दो शब्द हमें पता चला ना यहाँ पे। एक शब्द पता चला अभी, क्या? जन्म सिद्ध अधिकार। ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार। और दूसरा क्या शब्द था? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। सर्वव्यापी था। दो शब्द हमें पता चला। ये दोनों शब्दों को ध्यान रखना है आपको बस भाई। सभी जगह दुनिया भर में कहीं पर भी हो, आपको चीज़ें प्राप्त है। अछूते अधिकार, एक शब्द और दे रहा हूं, अछूते अधिकार। ये क्या है अछूते? इसका मतलब है कि सरकार या किसी भी अन्य व्यक्ति को, सरकार या किसी अन्य व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है, उसे अधिकार नहीं है। तो इस क्रिया में ये मानवाधिकार का पार्ट बनता है। ठीक है, समाज कार्य में मानवाधिकार का संरक्षण और रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब इसी मानवाधिकार को कई भागों में डिवाइड किया गया है। अगर आपसे परीक्षा में इसी मानवाधिकार के टाइप पूछता है तो कौन कौन से टाइप बनेंगे या उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आ सकती हैं, तो मैं यहाँ पे ह्यूमन राइट के प्रकार बता देता हूँ कीवर्ड के रूप में। आप इन चीज़ों को केवल समझिए बस। पहले बता, जीवन का अधिकार। अब ये क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। जीवन का अधिकार ये पेपर में आएंगे। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? समानता का अधिकार। अच्छा, चौथा क्या हो सकता है? अभिव्यक्ति का अधिकार या व्यक्त का अधिकार, एक्सप्रेस आप कह सकते हो। शिक्षा का अधिकार, अब आजकल तो ये भी आ गया है कि नहीं? ये तो बहुत फेमस हो गया अब तो, शिक्षा का अधिकार। और क्या हो सकता है?
स्वास्थ्य का अधिकार। अब परीक्षा में अगर ये सारे पॉइंट्स आप समझ लेते हैं तो आएगा, अगर मानवाधिकार से सवाल अगर परीक्षा में आएगा, कॉन्सेप्चुअल आएगा, तो यही शब्द लिखे रहेंगे इन्हीं में से। केवल ध्यान से सुनना है आपको। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जीवन का अधिकार, तो इसका मतलब है जीने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को जान से मारने का अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार बेसिकली अपने जीने का अधिकार, आप जी सकते हैं किसी भी तरीके से। दूसरा कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार या कैद नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि उसके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरी बात, समानता का अधिकार। सभी लोग कानून के सामने समान हैं, सभी लोग। किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए, ये बताता है आपका मानवाधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार। लोग अपनी राय विचार को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। राय, अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, उसे अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार। सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए शिक्षा का अधिकार। सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार, इसलिए ये स्वास्थ्य का अधिकार। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मानवाधिकार के संदर्भ में आते हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इन केस परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। मानवाधिकार एक नैतिक सिद्धांत है जो मानव व्यवहार से संबंधित है। कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है। तो निश्चित मानक हुए कौन कौन से? जीवन का अधिकार हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, समानता का अधिकार हुआ, व्यक्ति का अधिकार हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ, स्वतंत्र स्वास्थ्य का अधिकार हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये अधिकार किसी व्यक्ति के जन्मजात अधिकार होते हैं। व्यक्ति के आयु, निवास स्थान, भाषा, धर्म आदि इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मानवाधिकार के अंतर्गत। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। आधुनिक मानवाधिकार कानून और मानवाधिकार की अधिकांश अपेक्षाकृत जो व्यवस्थाएं थी समसामयिक इतिहास से संबंधित रही हैं। तो उन्हीं हिस्ट्री में आपको मैं सर्वप्रथम दस्तावेज बता रहा हूँ यूरोप का। इन केस यदि परीक्षा में आ जाए तो आप जवाब उसका बताना। ये एक ऐतिहासिक संदर्भ में बात करने चल रहा हूँ अब। ठीक है, आपने नाम सुना होगा द 12, ये नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए, द 12 आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट को यूरोप में मानवाधिकार का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है। यूरोप में मानवाधिकार का प्रथम दस्तावेज माना जाता है। अच्छा, ये वर्ष कौन सा था? तो 1525 को यूरोप में मानवाधिकार का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जर्मनी के किसान विद्रोह, ठीक है, और संघ के कई
समक्ष उठाई गई किसानों की मांग का एक प्रकार का ये हिस्सा था या उसी का एक हिस्सा बनाइए। बाद में मानवाधिकार की अभिव्यक्ति को कई राज्यों की एक घोषणा और संवैधानिक प्रपत्रों में देखने को हमें मिला। प्रपत्र आप कह लीजिए कि ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स ने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में, ठीक है, सिलसिलेवार तरीके से सरकारी दमनकारी कार्यवाही को अवैध करार दिया गया। फिर बाद में सन एक आया 1776 और ये आया यूएसए में, और वहीं हमें देखने को मिला 1789 फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। ये 18वीं शताब्दी के दौरान में दो प्रमुख क्रांतियां घटी थी और जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा और फ्रांसीस मनुष्य की मानव नागरिकों के अधिकार की घोषणा की गई। तो यूएसए में 1776 कह सकते हो और फ्रांस में 1789 बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें संशोधन के पार्ट भी रहे, है ना, हालांकि पेपर में नहीं आएगा लेकिन फिर भी अगर आप संशोधन के पार्ट देखना चाहते हैं इनमें तो 1865, 1869 एंड 1909 ये जो है संशोधन के पार्ट थे। बट ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। इन केस अगर संविधान में संशोधन पुरुषों के अधिकार को लेकर शामिल किया गया तो ये कुछ संशोधन होंगे इसमें, ठीक है। तो मनुष्य के अधिकारों के लेकर फ्रांस में कब घोषणा की गई? तो 1789। यूएसए में कब की गई स्वतंत्रता के लेकर घोषणा? वर्जिल बिल ऑफ राइट्स हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरान में, वो 1787 में। बट अमेरिका ने जो घोषणा वर्जिन बिल ऑफ राइट्स में किया था वो किया था 1776 में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ देखो 2 वर्ष ये रहा, 3 बातें हमने क्लियर कर लिया। या तो परीक्षा में ये अगर डीप में जाता है तो ये पूछ सकता है द 12 आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक वाला, या यूएसए की स्वतंत्रता पूछ सकता है ना, या आपसे फ्रांस की स्वतंत्रता पूछ सकता है। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डीप में लेकर चला रहा हूँ। अब देखिए 19वीं शताब्दी जब शुरू हुआ तो उस समय अधिकतर राज्यों के द्वारा ये मान्यता दी गई कि भाई मानव कतिपय अधिकार धारण कर लेता है, तो मानव व्यक्तित्व और उसके संरक्षण की आवश्यकताएं बेसिकली विकसित राज्यों द्वारा अनुभव की जाने लगी और मानवाधिकार फिर धीरे धीरे क्या किया जाए वहाँ पे प्रदान किया जाने लगा। तो जैसे मानवाधिकार अगर स्वीडन में बात आती है तो स्वीडन में कब हुआ? 1809 में हुआ, मानवाधिकार का दस्तावेज आया। फिर 1812 में कहाँ पे आया? स्पेन में आया। 1814 में कहाँ पर आया? नॉर्वे में आया। 1813 में कहाँ पर आया? बेल्जियम में आया। 1849 में कहाँ पर आया? डेनमार्क में आया। 1850 में कहाँ पर आया? प्रशा में आया। और 1874 में कहाँ पर आया? स्विट्जरलैंड। तो मानव के मूल अधिकारों का जो है प्रावधान बनाए गए और मानव अधिकार की आधारशिला बनी, ठीक है। तो इस तरीके से दस्तावेज जो है वर्षों के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये हिस्ट्री पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपने नाम सुना होगा विश्व शांति
को लेकर मैं बताना चाहूँगा, विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, है ना, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी। साथ साथ ये कहा गया कि मानवाधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए मूलभूत उद्देश्यों को स्वीकार किया जाए, है ना। तो बेसिकली ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक शब्द यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, 1944 में आप ये कह लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए, ठीक है, यूएस की स्थापना के लिए डैम बर्टन ओक्स सम्मेलन हुआ था। ओक्स सम्मेलन हुआ, और ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का मसौदा तैयार किया और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संगठन की संरचना की गई थी 1944 में। क्या किया गया था 1944 में? तो आप यहाँ बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय या विश्व शांति, ठीक है, और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संगठन की संरचना करना, यह संरचना की गई, ठीक है। और 1944 में ही एक और तथ्य आता है, परीक्षा में आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नाम सुना है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी सन 1944 में विश्व बैंक की स्थापना करता है, ठीक है। इसकी स्थापना यूएसए में, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, विकासशील देशों की मदद करता है ये, तो इसलिए ये शब्द भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे यहाँ पर, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या था ये 1944 के दौरान में? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, दूसरा राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्या का समाधान करना, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान दर्शाना, और एक केंद्र के रूप में कार्य करना, सदस्य राष्ट्र के रूप में कार्य को क्रियान्वित करना। मतलब देखिए, ये काम है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्या, ये बेसिकली टास्क बता रहा हूँ मैं, संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य बता रहा हूँ, जो मानवाधिकार को रिलेट कराता है सन 1944 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने और एक शब्द शामिल किया गया, वर्ष 1952, 1952 ये वर्ष है। 1952 महासभा ने आर्थिक और सामाजिक परिषद की सिफारिश पर यह निश्चय किया कि दोनों प्रंसविदा तैयार की जाएगी। एक तो मानवाधिकार आयोग को दोनों प्रारूपों को तैयार करने के लिए निर्देश दिया जाएगा, जिसमें एक सिविल और दूसरा राजनीतिक अधिकार होगा। और जो दूसरी बात थी
वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित होगा। तो 1952 में दो बातें, एक तो आपको क्लियर हो गया कि आर्थिक, सामाजिक परिषद की सिफारिशें दर्शाई गई, या यहाँ पर शरणार्थियों के आर्थिक समावेश पर आर्थिक और सामाजिक परिषद की सिफारिश को स्वीकार किया गया था 1952 में। और दूसरी बात आपके सामने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित रखा गया, और ये बात 1952 की, ये चीज़ ध्यान रखिएगा 1952 का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक प्रकार से समझौता था, एक प्रकार का समझौता या करार है जो किसी विशेष कार्यों को करने या ना करने की प्रतिज्ञा लेता है। तो ये प्रश्नविधा है, एक सामाजिक आर्थिक और परिषद थी, दूसरी सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में समझौते थे या प्रश्नविधा थे। प्रश्नविधा का मतलब होता है समझौता, बातचीत या वार्ता, ये चीज़ें दर्शाई गई। उसके बाद मानवाधिकार हमें देखने को मिलता है घोषणा, और विश्व घोषणा पत्र को अंगीकृत करके घोषित किया गया, और जिसे हम सभी लोग जानते हैं मानवाधिकार की घोषणाएं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। ये मानवाधिकार की घोषणाएं कब हुई थी? सुनते हैं? 10 दिसंबर 1948। मानवाधिकार की घोषणा में आपने एक शब्द नाम बताया कि 10 दिसंबर 1940, सही बात है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी परीक्षा में सवाल बनाता है ये पॉइंट, मानवाधिकार की घोषणा 1948 लिखा हुआ। ये 10 दिसंबर 1948 को आप ये कह लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, यानी आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट को आप कह लीजिए अपनाया था, ठीक है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है, और इस मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में ये जब दस्तावेज शामिल किया गया तो इसमें मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का एक सूचीबद्ध या एक सूची बनाई गई, और उनमें आप ये कह दीजिए कि 30 अनुच्छेद शामिल किए गए। कितने अनुच्छेद शामिल हुए? 30 अनुच्छेद शामिल हुए, और इस 30 अनुच्छेद में मानव अधिकारों की बात की गई। आप कह लीजिए कि मानव अधिकारों प्लस में आप कह लीजिए मौलिक स्वतंत्रता, मौलिक स्वतंत्रता, ठीक है, ये बात। तो ये दो चीज़ें शामिल किया गया इस आर्टिकल से। हालांकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ये बताता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं, सभी को जीवन और स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है, सभी को समानता, भेदभाव से मुक्ति और आस्था की स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन, कपड़े, आवास जैसे सामाजिक अधिकार भी शामिल है ना। सभी को अपना घर बनाने और परिवार बनाने का अधिकार शामिल किया गया। ये मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में शामिल किया गया है इस तरीके के। तो कुल टोटल कितने उसके अंतर्गत आती हैं आर्टिकल्स? तो वो आर्टिकल्स आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। कितने आर्टिकल्स आते हैं? 30 यानी 30। अब 30 में आपको कौन कौन से आर्टिकल्स याद रखने हैं
मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है इसके अंतर्गत। देख सकते पहला आर्टिकल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आर्टिकल कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, सम्मान और अधिकार के समान होते हैं। ठीक है, सम्मान और अधिकार के समान होते हैं, या अधिकारों में समान होते हैं, बस अधिकारों में समान होते हैं, पहला। दूसरा, जैसे आपने आर्टिकल 15 पढ़ा है, जैसे जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वही बात इसमें आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है, और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। चौथी बात, किसी को गुलामी या दास्ता में नहीं रखा जाएगा, यानी दास जो प्रथा रहेगी या दास्ता वाली जो प्रक्रिया रहेगी वो नहीं रहेगा। दास व्यापार सभी रूपों में क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा, दास्ता को समाप्त करना हो जाएगा। पांचवा, किसी को भी यातना या क्रूर या अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को क्रूर दंड नहीं दिया जाएगा, ये आपको आर्टिकल 5 दर्शाएगा। कुछ आर्टिकल्स यहाँ से शुरुआती से ही पूछा है, 30 होता है, अब 30 तो याद करना नहीं होता है, तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, शुरुआत वाला ही उठाता है। एक आर्टिकल 6 आता है, आर्टिकल 6 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता पाने का अधिकार है। हर जगह, है ना, हर जगह आप ये कह लीजिए कि कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, एक व्यक्ति के रूप। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक आता है इसमें आर्टिकल 9, किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार या नजरबंद नहीं किया जा सकता है। मनमाने ढंग से गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हैं, बस ये चीजें ध्यान रखिए, ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 9 बताता है। ठीक है, इसके संदर्भ में ये बातें हैं, ये चीजें आप जरूर ध्यान रखेंगे सभी लोग, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट का पार्ट बन जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है, बताइए। जी सर। तो ये जो मैं आप लोगों से इस समय चर्चा कर रहा हूँ, मेन केवल कीवर्ड्स पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। उसके बाद आपने मानवाधिकार के पर अगर हम बात करते हैं संधि को लेकर, संधि पत्र या सम्मेलन को लेकर, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, संधि पत्र तथा सम्मेलन ह्यूमन राइट को लेकर। देखिए, आप लोगों ने एक वर्ष का नाम सुना होगा, मुझे याद है कि आप सब लोगों को पता भी होगा, 1215 का नाम सुना है, ये 1215 मैग्ना कार्टा। जी सर। बिल्कुल, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो आप यहाँ पे चीजें समझ लेंगे। ये जो 1215 का मैग्ना कार्टा मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैग्ना कार्टा, ये था क्या, ये मानवाधिकार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, ह्यूमन राइट में यानी मानवाधिकार में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। बेसिकली ये दस्तावेज अंग्रेजी सामंतों ने
राजा जॉन से प्राप्त किया था। ये किससे प्राप्त किया था? राजा जॉन से प्राप्त किया था। कौन प्राप्त किया था? अंग्रेजों ने। बेसिकली ये मानव अधिकारों के मूल का पता लगाया गया कि भाई इसे न्याय और उचित सुनवाई का अधिकार, कानून के अनुसार व्यवहार करने का अधिकार, मनमाने ढंग से गिरफ्तार या दंडित ना होने का अधिकार बताया गया। तो मेरा कहने का भाव ये था कि 1215 में राजा जॉन द्वारा इंग्लैंड के सामंतों को दिया गया था। ये क्या दिया गया था? मानवाधिकार संधि पत्र या सम्मेलन। और ये राजा जॉन की शक्तियों को सीमित, या राजा की शक्तियों को सीमित करना, सामंतों के अधिकार की रक्षा करना। तो आप ये कह लीजिए कि ये जो मैग्ना कार्टा रहा वो राजा की शक्तियों को सीमित करता है। राजा की शक्तियों को क्या करता है? सीमित करता है, और सामंतों के अधिकारों की रक्षा करता है। सामंतों के अधिकारों की रक्षा करता है मैग्ना कार्टा। कोई भी व्यक्ति, जहां तक कि राजा भी, कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। ये मैग्ना कार्टा में कहा जा रहा है। मैग्ना कार्टा में सभी को न्याय और उचित सुनवाई का अधिकार होगा। मनमाने ढंग से गिरफ्तार, दंडित नहीं किया जाएगा। उच्च कानून का विचार उच्च कार्यकारी आदेश द्वारा नहीं बदला जा सकता है, या परिवर्तन आप चाहते हैं तो उस क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। तो मैग्ना कार्टा ने अंग्रेजी कानून और शासन विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मैग्ना कार्टा, और ये अमेरिकी अधिकार विधेयक और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की नींव बन गया था। अमेरिका के संविधान का ये नींव था एक प्रकार का। मैग्ना कार्टा निष्पक्ष सुनवाई थी, इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट बना था। स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है इस मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखेंगे, है ना, परीक्षा के लिए हमारे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी क्रम में अगर हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो मानव अधिकार आयोग आता है, और ये मानवाधिकार आयोग क्या है? एक ऐसी संस्था है जो मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए काम करती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो मानव अधिकारों की रक्षा करता है। मानव अधिकार या अधिकारों की रक्षा तथा या और संवर्धन के लिए काम करता है, ठीक है। अब यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को जांच करेगी, सरकार के मानवाधिकार के संरक्षण के लिए नीतियां बनाने में सलाह भी देगी। भाई, मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में जांच करना, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए नीतियां बनाने में सलाह देना, मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, इस तरीके की बात इस मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आएगी। परंतु यही आगे चल के राष्ट्रीय मानवाधिकार का रूप बन जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक रूप बन गया। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 12 अक्टूबर, परीक्षा में ये भी आ चुका है, 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
या एक आप कह लीजिए ये जो संरक्षण एक्ट के रूप में संरक्षण एक्ट के रूप में स्थापित हुआ। और इसकी जो संरचनाएं हैं, केवल 2 बातें बताऊंगा संरचना में और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक अध्यक्ष होता है, इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है, 3 वर्ष होगा या तो 70 वर्ष से पहले होगा, 70 वर्ष से पहले होगा। तो ये 2 बातें इसमें आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके स्ट्रक्चर में। अच्छा, ये काम क्या करता है भाई? भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन की जो मामला है उसकी जांच करेगा ये। भारत में मानवाधिकारों की संरक्षण पर सलाह देगा और जागरूकता को बढ़ावा देने का काम करता है। यही क्रियाएं बेसिकली राज्य मानवाधिकारों में भी शामिल होता है। मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए काम करना भी वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत चीजें शामिल हो जाती है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक स्वायत्त विधिक संस्था के रूप में जानी जाती है, ठीक है, स्वायत्त विधि संस्था के रूप में जानी जाती है। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुआ। मानव संरक्षण पर ये बात करता है, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे मानवाधिकार के अंतर्गत, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? जी सर। हाँ, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान और मानवाधिकार कहाँ पे रिलेट करता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? भारतीय संविधान और मानवाधिकार, ये 2 शब्द भारतीय संविधान में कौन से भाग को रिलेट कराता है? भारतीय संविधान के कौन से भाग? मैं बताता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान का भाग आपने 3 पढ़ा है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जिसमें 6 समूह में मौलिक अधिकारों को वर्गीकृत किया गया। भाई बोलो तो सही। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये आपका जो है भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार को हमारे संविधान भाग 3 में चीज़ों को बताता है। कहता है भाई कि मौलिक विवादों को मानता है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में लिखित संविधान की तुलना भी करता है। तो उस प्रक्रिया में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी ह्यूमन राइट यानी भारतीय संविधान और मानवाधिकार में संवैधानिक जो प्रावधान दिए गए, और हम चाहेंगे वो संवैधानिक प्रावधान याद रखें। किसके अंतर्गत याद रखना है आपको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस यानी ह्यूमन राइट के अंतर्गत, मानवाधिकार के अंतर्गत, भारतीय संविधान और मानवाधिकार के अंतर्गत वो याद रखने हैं आपको। क्या? संवैधानिक प्रावधान। अब ये संवैधानिक जो प्रावधान मैं बता रहा हूँ याद कर लीजिएगा। आपको एक इसमें याद रखना होगा आर्टिकल 15, एक याद रखना होगा आर्टिकल 16, एक आपको याद रखना होगा आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल आपको याद रखना है 22। बस ये 4 आर्टिकल अगर आपको पता है तो आपका
भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधान है वो ऑटोमेटिक चीज़ें पता हो जाती है। धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, वो आर्टिकल 15 में आ जाता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, वो आर्टिकल 16 में आ जाता है। जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, वो आर्टिकल 21 में आ जाता है। संरक्षण और गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात, वो आर्टिकल 22 में आ जाता है। इसी में तो कहा गया है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको एक कैदी को प्रस्तुत करना है, आने जाने का जो सफ़र का समय है उसको छोड़कर, वो आर्टिकल नंबर 22 तो बताता है। ठीक है, वो 22 ही आप लोगों के सामने दर्शाता है। तो ये चीज़ें आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? बताइएगा एक बार ये भी। हाँ सर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखो परीक्षा में आपके सामने सवाल कैसे आएंगे। आपके सामने सवाल बनेगा कि निम्न में बताइए मूल अधिकारों के विचार का मुख्य स्रोत के रूप में जाना गया। तो मूल अधिकार के विचार का जो सबसे मुख्य स्रोत था वो 1215 का मैग्ना कार्टा था। ये आपसे पूछेगा, इस तरीके का सवाल बनेगा। या तो आपसे सवाल कहेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार की घोषणा पत्र कब अंगीकृत किया गया, तो आप कहेंगे 10 दिसंबर 1948, ये नाम लगाएंगे। अच्छा, मानव समाज का मैग्ना कार्टा की जो संज्ञा दी गई थी वो रूजवेल्ट, संपूर्ण मानव समाज की मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी, यानी रूजवेल्ट के द्वारा यहाँ पे ये मैग्ना कार्टा बेसिकली लाया गया। रूजवेल्ट, तो रूजवेल्ट बेसिकली मानवाधिकार आप कह सकते हैं, संपूर्ण समाज का मैग्ना कार्टा संज्ञा जो है उसका नाम दिया था, उसी का वो नाम दिया था उसका। ठीक है, मानवतावाद का फायर ब्रिगेड किसे कहा गया? मानवतावाद का फायर ब्रिगेड किसको बोला गया? मानवतावाद का फायर ब्रिगेड किसको कहा गया? बता सकते हैं? मानवाधिकार को ही तो बोला गया है, ह्यूमन राइट को बोला गया है। ठीक है, ह्यूमन राइट को बोला गया है। एक बात बता दूं कि मानवाधिकार घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र ना होकर संयुक्त राष्ट्र का चार्टर का एक अंग है, एक चार्टर का अंग है, जहां नाम हमें देखने को मिलेगा चार्ल्स मर्लिक का। चार्ल्स मर्लिक ने कहा है कि मानवाधिकार पत्र जो है केवल प्रस्ताव मात्र नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का चार्टर का एक अंग है। ठीक है, मानवाधिकार राइट्स की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ सार्वभौमिक घोषणा पत्र की बात की गई है। तो ये बात बोला कौन है? चार्ल्स मर्लिक के द्वारा दर्शाया गया है। इस तरीके से सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। स्वीडन, स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क, इनका भी नाम याद रखना है। ठीक है, एक आता है क्रीचर फेमिनाइन की अवधारणा। नाम सुना है क्रीचर? बोलिए। नारीवाद के संदर्भ में ये शब्द है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। एक और शब्द क्रीचर। ठीक है, फेमिनाइन की अवधारणा। ये अवधारणा कब विकसित हुई थी? 1970 के दशक में। 1970 के दशक में नारीवाद दार्शनिक ब्राया एंटिगर, जूलिया क्रिस्टेवा, ये आधिकारितावादी अभ्यास दृष्टिकोण को इन्होंने प्रभावित किया और
नारीवादी साहित्य की व्याख्या जो है इसने आलोचना ढंग से या आलोचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया था। ये नारी अधिकारवाद के अंतर्गत शामिल था, है ना। जैसे कि यहाँ मानो यानी ह्यूमन राइट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ नारीवाद या महिला अध्ययन की बात भी हुई थी, है ना। स्त्रीवाद शब्द पर भी जिक्र हुआ था। तो कोई खास इसके संदर्भ में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, है ना। लेकिन इसी के संदर्भ में एक नाम आप लोगों ने हमेशा सुनते रहते हैं, लीना डोमिनल्ली का नाम सुना है कि नहीं? जी सर। हाँ, क्या? ये जो नाम है लीना डोमिनल्ली, ये बहुत ही फेमस नाम, और इनका नाम सोशल वर्क में अगर कहीं पर आया तो बेसिकली बढ़ावा देने को लेकर, है ना। लीना डोमिनल्ली की अगर बात आया तो वो पॉलिसी को लेकर, एजुकेशंस को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, उस पर इन्होंने सोशल वर्क में बहुत ही बेहतर तरीके से यह स्टडी किया, लीना डोमिनल्ली। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं सोशल वर्क की स्टडी में ये एक्सपर्ट रही हैं, है ना। इनका नाम ज़्यादातर बेसिकली एक्सपर्ट के रूप में दर्शाया गया है, लीना डोमिनल्ली। चलिए जरा तो आप इनके बारे में कुछ बताएं, लीना डोमिनल्ली के बारे में, अगर किसी को कुछ पता है तो। रिसर्चर हैं, नहीं पता है तो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं फिर। जी सर, आप ही बता दीजिए। ठीक है, सुनिएगा मैडम। जैसे आपको एक शब्द याद रखना है हमेशा इनके बारे में, ठीक है। लीना डोमिनल्ली, ये शब्द आपको हमेशा याद रखना है। और इसमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, और वो कॉन्सेप्ट रहा ग्रीन। पेपर में खूब आता है ग्रीन सोशल वर्क फ्रॉम इन्वायरमेंट क्राइसिस, फ्रॉम environment crisis to environment justice, environment justice, न्याय को लेकर। तो समाज कार्य का पेशा था ये, लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करने का दावा करती हैं ये एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं जो पर्यावरणीय मुद्दों को या चुनौतियों को कम करने में इनका एक अहम रोल देखने को मिला। और ये रोल 2 जुलाई 2012 ठीक है। और ये परीक्षा में 100% किताब के रूप में आएगा नाम। इनके साथ और भी लोगों का नाम आएगा, मैच वाले में नाम आएगा, लेकिन लीना डोमिनल्ली का नाम ग्रीन सोशल वर्क से टच करते ही आपका ऑप्शन देख लीजिएगा कि लीना डोमिनल्ली ए से सी से मैच हो रही है कि डी मैच हो रही है। ऑप्शन से लगाने का प्रयास करिएगा इस सवाल को, ये तय है कि परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाएगा। दूसरा इनका एक और नाम बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट जहां रिलेट कराती हैं फेमिनिस्ट सोशल वर्क के नाम से। सोशल वर्क के नाम से ये पुस्तक सही मायने में अगर बात किया जाए ना, नारीवादी समाज कार्य को जो है बढ़ावा देता है। क्योंकि यही जगह पे मैं आप लोगों को नारी अधिकारवादी अभ्यास पर बात कर रहा था, वही शब्द यहाँ पर है, नारीवाद समाज कार्य, नारीवादी समाज कार्य। इस शब्द में लीना डोमिनल्ली का नाम सन 1989 ये शब्द आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1989
ये इन्होंने पब्लिश किया था। तो नारीवादी समाज कार्य की विकास की पड़ताल करना, समाज कार्य के क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति को स्थापित करना जैसे शब्द शामिल किया गया। हस्तक्षेप, चिकित्सा, परामर्श, वैधानिक समाज कार्य और सामुदायिक क्रिया। तो इन्होंने समाज कार्य के 4 क्षेत्रों के बारे में बताया इस नारीवादी समाज कार्य में। 4 क्षेत्र। नंबर 1 हस्तक्षेप, है ना, हस्तक्षेप आ जाएगा आपका। एक मिनट, थोड़ा सा ये इरेज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपको दिखना हस्तक्षेप, दूसरा चिकित्सा परामर्श, चिकित्सा और परामर्श, दूसरा शब्द। तीसरा शब्द आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा वैधानिक सामाजिक कार्य। ठीक है, वैधानिक सामाजिक कार्य। वैधानिक समाज कार्य। और एक लास्ट, चौथा सामुदायिक क्रिया। सामुदायिक क्रिया या कार्यवाही। तो ये 4 शब्द या 4 क्षेत्र जो बेसिकली दर्शाए गए हैं लीना डोमिनल्ली के द्वारा। ये चीज ध्यान रखेंगे इनकी। नारीवाद समाज कार्य ना सामाजिक न्याय के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, न केवल व्यक्तिगत मामलों को संबोधित करता है बल्कि जेंडर आधारित भेदभाव और असमानता में योग देने वाली जो प्रणालीगत मुद्दे होते हैं उसको ये संबोधित करता है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा आप। महिलाओं के दृष्टिकोण अनुभव को मूर्त रूप से देखता है ये। तो लीना डोमिनल्ली का ये 2 नाम पुस्तक में बहुत फेमस रहा है और हम चाहेंगे कि ये दोनों नाम याद रखें किताबों को। ठीक है, बस अब यहाँ पे आपका ये जो मानवाधिकार का इतिहास था मैंने आपका यहाँ पे समाप्त किया है टॉपिक। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा मानवाधिकार का उल्लंघन और समाज कार्य अभ्यास था। और कल आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। मानवाधिकार संस्थाएं कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के काम क्या क्या हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया भी थोड़ा सा। ठीक है, और UN वुमेन के संदर्भ में हम लोग सशक्तिकरण को लेकर हम लोग बात करेंगे कल। ठीक है, तो कल आपका ये यूनिट जो है 8 आपका समाप्त हो जाएगा। कल यूनिट 8 आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। ओके सर, रिकॉर्डेड क्लास भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये देखो इम्पोर्टेंट क्लास थी आज। ये जो मैंने पढ़ाया भी ये नोट्स जरूर देखिएगा एक बार कि आपने पढ़ा क्या क्या आज है। और ये यूनिट नंबर अगर आप 8, 9, 10 कवर कर लेंगे ना तो जो अप्लाइड वाले सवाल आते हैं वो आसानी से टेकल होंगे आपको। जो नए नए शब्द आप सुन लेते हो कभी कभी, ये शब्द कहाँ से आते हैं, वो 9, 10 और 8 वाले यूनिट से आते हैं। नए नए शब्द जो आप देखते हो हमेशा, है ना। तो यहीं आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और जो चीज़ें मैंने रिकॉल करवाया है वो यूनिट नंबर 8 में पढ़ना ज़रूरी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और सोशल जस्टिस के संदर्भ में। बाकी ह्यूमन राइट्स के बारे में बता दिया। कल मैं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करने पर बताऊंगा क्या क्या चीज़ें बनती है। और कुछ सम्मेलन के बताऊंगा वर्ष को लेकर, महिलाओं के सम्मेलन हुए थे ना, वर्ष का लेकर कहाँ कहाँ पे हुए थे वो भी बताऊंगा। वो पेपर में आता है, नाम दे देगा और उसके वर्ष आपको याद करके लगाने पड़ते हैं, सम्मिलित करना पड़ता है, सीक्वेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरीके से करना पड़ता है। तो वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अपलोड करके अभी मैं लिंक आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है ना। ओके सर। ठीक, ओके।